हैं. So before starting the poem, let's have an introduction of the lesson. Robin Flynn has expressed the views of a little girl, Amanda, who is constantly pointing out by her mother for making mistakes which she considers so, as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. यहाँ पर रॉबिन क्लेन जो है उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं एक लड़की के ऊपर जिसका नाम है अमांडा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम से ही समझ जाओ, अमांडा. अमांडा इज नथिंग, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल. उस गर्ल जो अमांडा है उसके ऊपर अपने व्यूज यहाँ पे दिए हैं. अमांडा जो है एक ऐसी लड़की है जो जिसको उसकी मदर बार बार उसकी गलतियों के लिए पॉइंट आउट करती है, क्योंकि वो बहुत मिस्टेक्स कर रही होती है. और जो मिस्टेक्स हैं वो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक्चुअली एक गुड कंडक्ट नहीं माना जाता. हमारी सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो अपनी सोसाइटी के जो अच्छे अच्छे एटिकेट्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए. तो जो चीजें हम फॉलो नहीं करते वो हमारी मिस्टेक्स कही जाती है, या फिर कहा जाता है कि वो हमारा गुड कंडक्ट नहीं है. तो यहाँ पे अमांडा को इसी चीज के लिए उसकी मदर जो है बार बार जो है टोक रही होती है, और उसी के ऊपर पूरी की पूरी पोएम डिजाइन की गई है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. We'll start with the first stanza. As you can see the picture over here, this stanza is will relate with this picture. Okay, first line of the stanza is, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. दिस वर्ड्स इज अबाउट वो जो लड़की है अमांडा उसके बारे में है. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी कुछ वर्ड्स दिए गए. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टैंजा व्हिच सेज, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब देखो पोएट क्या बोल रही है. पोएट बोल रही है यहाँ पे, पोएट जो है अमांडा के बारे में बता रही है कि उसकी मदर उसको बार बार पॉइंट आउट कर रही है. क्या बोल रही है, अमांडा अपने नेल्स को मत खाओ, उसको बाइट मत करो. अमांडा फिर क्या कर रही है, अपने शोल्डर्स को हंच कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है. तो उसकी बेंड, हंच मतलब होता है बेंड करना, ठीक है, झुकाना बहुत ज्यादा. तो वो झुका के बैठी है, उनका पोस्चर सही नहीं है. तो उसकी मदर बोल रही है कि अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो, दिस इज नॉट गुड. और उसकी गलतियों को वो बार बार पॉइंट आउट कर रही है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. ठीक है, स्लाउचिंग मतलब होता है लेजी होना. वो बोलती है ये लेजीनेस बंद कर दो, कितनी लेजी हो गई हो तुम, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ अमांडा. अब देखो यहाँ पे तो ये सारे वर्ड्स उसकी मदर के हैं जो बोल रही है. ब्रैकेट में ना यहाँ पे अमांडा की इमेजिनेशन दे रखी है कि अमांडा उस समय क्या सोच रही है जब उसकी मदर उसको पॉइंट आउट कर रही है. अमांडा यहाँ पे सोच रही है, लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स्ड. ठीक है, एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर. इनहेबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, कहीं पर रहना, कहीं के आप इनहेबिटेंट है तो यू आर द रेजिडेंट ओवर देयर. ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कैरेड स्लोली बाय द वाटर, जब पानी आपको कहीं बहा के ले जाता है, दिस इज ड्रिफ्टिंग. उसका मतलब यहाँ पे दे रखा है. ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली. अब अमांडा तो अपनी ही इमेजिनेशन में, अमांडा क्या कर रही है, वो सोच रही है कि वो अभी किसी समुद्र के पास जो कि ग्रीन कलर का है, आसपास ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और उन पेड़ों की जो परछाई पानी में पड़ती है तो पानी का कलर भी ग्रीन हो जाता है ना. तो बोलती है कि वो ग्रीन कलर का जो सी है उसके पास जो है वो एकदम रिलैक्स बैठी हुई है. ठीक है, लैंग्वेज मतलब एकदम रिलैक्स बैठी हुई है, और ऐसा लगता है कि वहीं पर ही वो रहना चाहती है. उनकी जो सोल है, जो उनकी अंतरात्मा है, वो वहीं के लिए बनी है. ठीक है, वो क्या कर रही है, वहां पर एक मरमेड है. एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मरमेड. मरमेड इज बेसिकली हाफ फिश एंड हाफ गर्ल. ठीक है, तो वो अपने आप को सी के अंदर क्या सोचती है कि वो एक मरमेड है जो कि क्या कर रही है, पानी में बह रही है बहुत खुशी खुशी. तो अभी उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है उसकी मदर क्या बोल रही है, वो कहीं और इमेजिनेशन में कुछ और इमेजिन कर रही है वो. ठीक है, तो हर स्टैंजा के पीछे जो ब्रैकेट में लाइंस दी गई है वो लाइंस आपकी अमांडा की इमेजिनेशन है कि उस समय वो क्या सोच रही है. So let's go to the next para. Before next para, let's talk about the literary devices class. Literary devices में यहाँ पर आपको दे रखा है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है, जब आपके कोई वर्ड कंटिन्यूअस दो या दो से ज्यादा लाइन में, कंसेक्यूटिव लाइंस में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि डोंट बाइट, डोंट हंच. डोंट डोंट क्या है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में भी डोंट डोंट आ रहा है, तो दैट मीन्स एनाफोरा इज देयर. एसोनेंस है यहाँ पे, ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट इन डोंट हच योर शोल्डर्स.
ठीक है. Rhyming scheme is here is AABACCC. This is the rhyming scheme where Amanda is rhyming, straight see me blissfully. These are rhyming. Okay. Metaphor is also there. Metaphor क्या होता है? कंपेरिजन करना होता है क्लास. यहाँ पर द वर्ल्ड जो एमरल्ड सी है उसको ग्रीन कलर के साथ, यू नो, सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ द एमरल्ड. एमरल्ड का जैसे कलर होता है ग्रीन कलर का होता है ना, वो ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे समुद्र को कंपेयर किया गया है. सो यहाँ पे मेटाफोर है. देखो अब सिमिली भी होता है दो, अब ध्यान से सुनेंगे, सिमिली भी होता है जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं. मेटाफोर भी होता है आपस में जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिली होता है जो सेम एक जैसी चीजों उनको हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे एज ब्रेव एज लायन, उतना बहादुर जितना लायन है. तो दोनों क्या है? लायन भी बहादुर होता है और उसके साथ हम बहादुरी को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या गलत कर रहे हैं? वी आर डूइंग राइट. बट मेटाफोर होता है किसी ऐसी चीज को किसी अलग चीज के साथ कंपेयर करना जो उसके जैसी नहीं है लेकिन हम सिंबलाइज कर रहे हैं उसको. ठीक है, यहाँ पे सी को एमरल्ड के साथ कंपेयर करके क्या बताना चाह रहा है पोएट? कि वो सिंबलाइज कर रहा है ग्रीन कलर को. वो एमरल्ड तो नहीं है डेफिनेटली, बट व्हाट इट इज एक्चुअली द कलर व्हिच द पोएट वांट्स टू कंपेयर विद द सी. ओके, ये चीज हुई है. इसके अलावा आपका यहाँ पे रेपिटेशन इज देयर, रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर. रेपिटेशन का मतलब होता है आपका जब कोई वर्ड रिपीट हो रहा है. अमांडा जो है वो काफी बार यहाँ पर जो है रिपीट हो रहा है. सो दैट मीन्स अमांडा की वजह से यहाँ पे क्या है? आपका रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस है. इसके अलावा आपका इमेजरी, यहाँ पे क्या किया गया है? इमेजिन किया गया है. इमेजिनेशन लेकर आई है पोएट. क्या लेकर आई है? कि वो मरमेड बनकर क्या कर रही है? पानी में बह रही है. तो एक इमेजिनेशन बना दी पूरी. ठीक है, वो हो तो नहीं रहा है लेकिन वो इमेजिन कर रहे हैं. एलिट्रेशन यूज किया गया, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सेट अप. यानी एक ही लाइन में आप देखो एक वर्ड के गैप के साथ एस एस साउंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है. स्टॉप में भी ऐसे, स्लाउच में भी ऐसे, सिट में भी ऐसे, स्ट्रेट में भी ऐसे, स्ट्रेट एस. ओके, तो दीज आर व्हाट एलिट्रेशन इज देयर. एल्यूजन यहाँ पे दे रखा है. एल्यूजन होता है आपका जब आप, मर्मेड इज वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर. जब आप किसी फेमस चीज को या किसी फेमस पर्सन को या फेमस प्लेस को आप यहाँ पर हाईलाइट करते हैं, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी पोएम में, तो दिस इज इल्यूजन. मरमेड जो कि काफी जाना जाता है, उसका नाम बहुत फेमस है, तो उसको यहाँ पे बताया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया पोएम के अंदर. सो द पोएटिक डिवाइसेस इल्यूजन इज आल्सो देयर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed and bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पे अब उसकी मदर देखो क्या बोल रही है. मदर बोल रही है अमांडा से, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया जो तुमने मैंने बोला था करने के लिए? और क्या तुमने अपना रूम क्लियर किया? तुम्हें अपना रूम साफ करना था. मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने जूते भी साफ कर लेना. क्या तुमने अपने शूज साफ किए? उसकी मदर उसको बार बार बोले जा रही है लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि अब वो कहाँ पहुंच चुकी है? वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुकी है. कौन से वर्ल्ड में पहुंच गई है? वो ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गई है, वो सोच रही है कि वो अनाथ है. अब वो सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है. वो क्या कर रही है? सिर्फ गलियों में घूम रही है. ठीक है, ही इज रोमिंग द स्ट्रीट्स. अब जब वो गलियों में घूम रही है, ठीक है, हुश का मतलब होता है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल शांति हो. तो बोलती है कि जब वो घूम रही है ना तो वहां पर एक सॉफ्ट डस्ट है. तो घूमने की वजह से क्या हो रहा है? उसके जो नंगे पैर है और वो जो रेतों में चल रही है तो उनमें आवाज ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि रेतों से पैरों की आवाज ही नहीं आ रही है. बिल्कुल सॉफ्टली वो वहां पे चल रही है और इतना साइलेंस है वहां पर कि वो साइलेंस गोल्डन के जैसा लग रहा है. और फ्रीडम उसको इतनी मिली हुई है कि वो फ्रीडम उसको बहुत स्वीट लग रही है. अब यहाँ पर क्या है? कहीं ना कहीं जो अमांडा है वो कंटिन्यूअसली उसकी मदर जो उसको बोले जा रही है वो नॉइज नहीं चाहती, तो इसलिए वो शांति या बिल्कुल एकदम क्वाइटनेस अपने इमेजिन कर रही है अपनी इमेजिनेशन में. सो दिस इज व्हाट शी इज डूइंग. शी इज सेइंग कि साइलेंस, जो शांति है ना, वो बहुत अच्छी होती है और जो फ्रीडम है वो तो बहुत ही स्वीट होती है. अभी वो बिल्कुल फ्री होना चाहती है सब चीजों से. ओके, लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे अगेन एनाफोर दे रखा है. रिपीटेड वर्ड्स है दो मोर लाइंस में, एज यू कैन सी. डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, डिड काफी, डिड यू काफी, दो बार यूज हो रखा है. राइमिंग स्कीम इज हियर AADAEEE CCC. ठीक है, दिस इज
सी ओके। अब उसके बाद आपका रेपिटेशन दे रखा है, अमांडा अगेन रिपीटेड है, तो रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस दे, मेटाफोर हर लाइंस में होगा आपका। अब यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया गया, भाई साइलेंस तो शांत होता है ना, शांत ऐसी किसी चीज से करना चाहिए, लेकिन गोल्डन के साथ किया। अब यहाँ पर पोएट क्या सिंबलाइज करिए कि साइलेंस बहुत अच्छा है, इसलिए वो गोल्ड के जैसे है, जैसे हमें गोल्ड बहुत पसंद है वैसे साइलेंस है, ठीक है। दूसरा, फ्रीडम को उसने स्वीट बोला है, स्वीट का मतलब होता है मीठा। अब आजादी कोई मीठी थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये है कि वो महसूस करने में बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है आजादी, फ्रीडम महसूस करने में बहुत स्वीट है, ठीक है। दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टैंजा। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब यहाँ पे उसकी मदर जो भी बोल रही है वो अगेन अपनी इमेजिनेशन में, किस इमेजिनेशन में, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई एम सर्टेनली लेट नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, उसकी मदर बोल रही है कि अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ, अमांडा तुम्हें अपने एक्ने याद है ना अमांडा, एक्ने मतलब जब फेस में पिंपल्स हो जाते हैं, तो चॉकलेट ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, फेस के अंदर पिंपल्स आ जाते हैं। तो उसकी मदर उसकी टेंशन ले रही है और बोल रही है कि भाई तुम ज्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे एक्ने बढ़ जाएंगे, तुम्हें याद है ना अमांडा, तो चॉकलेट मत खाओ उसको। अब क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बोले जा रही है उसकी मदर, वो देख ही नहीं रही है, वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, तो वो अपनी उसको बोलती है अमांडा को कि अमांडा मेरे तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ अमांडा। अमांडा फिर कोई रिप्लाई नहीं करती है, वो अपनी अगेन इमेजिनेशन में वो क्या बोल रही है कि मैं रपुंजल हूँ। रपुंजल एक स्टोरी है जिसका एक कैरेक्टर है रपुंजल, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। और उसको कोई जो है उठा के ले जाता है, तो जब उसको कोई उठा के ले जाता है तो उसके बालों का इस्तेमाल करके एक पर्सन जो है ऊपर नीचे कहीं जैसे जाना होता है, तो उसके बालों के सहारे से नीचे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो वो अब क्या सोच रही है, मैं रपुंजल हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस टावर में जाना चाहती हूँ जहां पे बिल्कुल शांति हो, आवाज ना हो बिल्कुल भी, और वो बहुत रेयर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ही अलग हो, बहुत ही रेयर हो। एज यू कैन सी रेपुंजल अ गर्ल इन अ फेयरी टेल बाय ब्रदर्स ग्रीम, एक फेयरी टेल का कैरेक्टर है। रेयर मीन्स अनकॉमन, बोलती है मैं एक टावर में जाना चाहती हूँ जहाँ शांति हो और बहुत अलग हो वो सबसे, और मैं अपने बालों से किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। उस टावर के ऊपर जब मैं चढ़ जाऊंगी तो वहां पे क्या होता था, टावर में वो थी रेपुंजल और उसके बालों के जरिए ही कोई ऊपर आ पाता था, तो बोलती थी कि मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी अपने बालों से, ठीक है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, मैं अपने बालों को कभी भी नीचे की तरफ नहीं करूंगी। This is what she wants to say on this through the second stanza. Poetic devices, as you can see, allusion दिया गया है, क्योंकि हमने बताया allusion का मतलब होता है जब हम किसी फेमस इंसान या किसी फेमस जगह को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे रेपुंजल जो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है फेयरी टेल का, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, सो एल्यूजन इज देयर। राइमिंग स्कीम इज ए ओ क्लास, अच्छा सॉरी क्लास, उसके अंदर आपका जो स्टैंजा था दैट वाज ई ओनली, ठीक है, दैट वाज ई ओनली बिकॉज सी और वो तो डी तो हो चुका था ना, इसीलिए, ठीक है। तो वो मैंने जो किया था वो दैट वाज रॉन्ग, ई इज ओनली देयर इन द सेकंड स्टैंजा। अब यहाँ पर जो है आपका कंटिन्यूस चल रहा है, तो राइमिंग स्कीम जब आपको ऐसे कंटिन्यूस पोएम ना दे रखी हो और आपको खुद बनानी हो तो आप जो है यहाँ पर स्टार्टिंग से एबीसी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कंटिन्यू अगर करना हो तो आपको फिर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज वर, हाँ पोएटिक डिवाइसेस हम बात करते हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम इज हियर इज AAFAGGG, दिस इज द राइमिंग स्कीम हियर। एसोनेंस वाज यूज हुआ है यहाँ पे, ई साउंड एंड ओ साउंड इज वेरी मच प्रोमिनेंट, ठीक है। और जिस जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, कॉन्सोनेंस में आर साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, रेपुंजल में आर, केयर में आर, ब्राइट हेयर में आर, ठीक है, आर बहुत है। रेपिटेशन तो हर जगह मिलेगा क्योंकि अमांडा वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, so repetition is also there, literary device. Now next, as you can see, this में इस stanza में बोला गया है, stop that sulking at once, Amanda, you are always so moody, Amanda, anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब sulking का मतलब क्या होता है आपका, जब कोई इंसान बहुत ही बैड मूड में होता है, the person who is in a bad mood that we call sulking। तो वो बोल रही है कि
ये इस तरीके से बैड मूड में रहना बंद कर दो अमांडा। तुम कितनी मूडी हो अमांडा, हमेशा तुम मूडी रहती हो। कभी मैं तुमसे कुछ बोलूं तो तुम रिप्लाई नहीं करती। तुम मेरी बात का एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। लोग अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें नैग करती रहती हूँ। नैग मतलब हरास करना, मतलब परेशान करना। वो बोलती है कि अगर मैं तुम कुछ जवाब नहीं दोगी तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमांडा। ऑलवेज आई यूज्ड टू डू दैट। तो एटलीस्ट तुम रिप्लाई तो करो। यहाँ पे उसकी मदर जो है वो ये चीज बोल रही होती है क्लास। ओके, लिटरी डिवाइसेस हियर, एलिटरेशन, स्टॉप दैट सर्किंग, एस साउंड रिपीट हो रहा है आपका, एलिटेशन है यहाँ पे। रेपिटेशन तो हर, एज आई टोल्ड यू, हर स्टैंजा में है। अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है। राइमिंग स्कीम इज A A H A, these are the rhyming scheme. So with this we come to an end of this poem.